अच्छा, तो आज हमारे पास जो ये नोट्स हैं, वे प्रकाश के दोहरे चरित्र को समझने का एक तरह से न्योता है। एक तरफ तो यही प्रकाश हमारी आंखों को दुनिया दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ यही हवा में मुड़कर और बिखर कर हमें ऐसे धोखे भी देता है जिनसे तारे टिमटिमाते हैं और हमारा दिन असल में 4 मिनट लंबा हो जाता है। बिल्कुल। ये विज्ञान और जादू के बीच की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। या हमारे रोजमर्रा के अनुभव जिन्हें हम बहुत सामान्य मान लेते हैं, उनके पीछे भौतिकी के कितने गहरे और खूबसूरत नियम छिपे हैं, आज की चर्चा इसी पर होगी। और हमारा गाइड है ये नोट्स का स्टैक, जो मानव नेत्र की बनावट से लेकर आसमान के नीले होने के रहस्य तक हमें एक सफर पर ले जाएगा। तो शुरू करते हैं उस अद्भुत मशीन से जो ये सब मुमकिन बनाती है, हमारी आंख। नोट्स में सबसे पहली बात यह है कि आंख एक कैमरे की तरह है। ये बात तो हम सबने सुनी है, लेकिन जो बात मुझे हैरान करती है वो है इसका ऑटो फोकस और ब्राइटनेस कंट्रोल। बिल्कुल। कोई भी कैमरा इतनी तेजी से और बिना आवाज के फोकस नहीं बदल सकता। ये होता कैसे है? परत समझते हैं। सबसे पहले प्रकाश आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी खिड़की से अंदर आता है, जिसे हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अच्छा, ये कैमरे के लेंस पर लगे प्रोटेक्टिव ग्लास की तरह है। ठीक है, ये तो हुआ एंट्री पॉइंट। इसके बाद आता है आंख का रंगीन हिस्सा, किसी का भूरा, किसी का नीला। हाँ, उस रंगीन पर्दे जैसी मांसपेशी को ही परितारिका या आइरिस कहते हैं। इसका काम सिर्फ सुंदर दिखना नहीं है, बल्कि ये आंख का ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल है। इसके बीच में जो काला छेद है वो है पुतली यानी प्यूपिल। जब आप तेज धूप में निकलते हैं तो परितारिका पुतली को सिकोड़कर छोटा कर देती है ताकि रेटिना पर ज्यादा रोशनी ना पड़े, और जैसे ही आप अंधेरे कमरे में आते हैं ये पुतली को फैलाकर बड़ा कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश अंदर आ सके। मतलब हमारी आंख का अपना एक स्मार्ट एक्सपोजर सिस्टम है जो लगातार काम कर रहा है। कमाल है। और इसके बाद आता है असली खिलाड़ी, लेंस। बिल्कुल, अभिनेत्र लेंस। यह एक जीवित लचीला उत्तल लेंस है। इसका काम है प्रकाश को फोकस करके आंख के पिछले हिस्से पर एक पर्दे पर तस्वीर बनाना। यह पर्दा है रेटिना। कैमरे के सेंसर जैसा? हाँ, किसी डिजिटल कैमरे के सेंसर की तरह है, जिसमें लाखों प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही इन पर प्रकाश पड़ता है, ये उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग को भेज देती हैं। एक मिनट, यहाँ एक बात है जो हमेशा मेरे दिमाग को उलझा लेती है। मैंने पढ़ा है कि उत्तल लेंस जो तस्वीर बनाता है वो उल्टी होती है। तो अगर हमारी आंखों में तस्वीर उल्टी बनती है तो फिर हमें पूरी दुनिया उल्टी क्यों नहीं दिखती? शानदार सवाल। हाँ, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वाकई में उल्टा और वास्तविक होता है, लेकिन हमारा दिमाग एक अविश्वसनीय सुपर कंप्यूटर है। जन्म से ही ये इन सिग्नलों को प्रोसेस करना और उन्हें सीधा करके समझना सीख जाता है। ये दिमाग और आंख के बीच का एक ऐसा तालमेल है जो सेकंड के 1000वें हिस्से में होता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा दिमाग हमारे लिए दुनिया को पलटकर सीधा कर रहा है। ये तो अपने आप में एक चमत्कार है। चलिए अब उस ऑटो फोकस पर वापस आते हैं। हम एक सेकंड में दूर के तारे को देखते हैं और अगले ही पल अपनी घड़ी पर समय। ये फोकस का बदलाव कैसे होता है? ये आंख की समंजन क्षमता यानी एकोमोडेशन की वजह से होता है। हमारा लेंस कांच की तरह सख्त नहीं है, बल्कि लचीला है और ये अपना आकार बदल सकता है। इसे कुछ खास मांसपेशियां, जिन्हें पक्षमाभि पेशियां कहते हैं, नियंत्रित करती हैं। जब हम दूर देखते हैं तो ये मांसपेशियां आराम करती हैं। लेंस खींचकर पतला हो जाता है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब हम पास की कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तब ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, लेंस पर दबाव डालती हैं, जिससे वो बीच में से मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। ये इतना सहज है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। एक स्वस्थ आंख 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कहीं भी फोकस कर सकती है। लेकिन ये अद्भुत जैविक मशीन हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं रहती। समय और कुछ अन्य कारणों से इसमें समस्याएं भी आती हैं। हाँ, इन नोट्स में कुछ सामान्य दृष्टि दोषों का जिक्र है, जैसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। इसमें पास का तो साफ दिखता है पर दूर का नहीं। तो ये मूल रूप से एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है। या तो आंख का आकार बिगड़ गया है या लेंस की पावर। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, मायोपिया में या तो नेत्र गोलक थोड़ा लंबा हो जाता है या लेंस जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अच्छा। थोड़ा फैलाकर सही जगह यानी रेटिना पर फोकस करता है। और दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, इसका ठीक उल्टा होगा, दूर का साफ
पास का धुंधला? सही। इसमें नेत्रगोलक थोड़ा छोटा रह जाता है या लेंस कम शक्तिशाली होता है, तो पास की चीजों से आने वाली किरणें रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है, जो किरणों को सिकोड़कर रेटिना पर ले आता है। इन नोट्स में उम्र से जुड़ी एक और समस्या का भी जिक्र है, जर्रा दूरदृष्टिता, प्रेसबायोपिया। ये क्या है? उम्र के साथ लेंस अपना लचीलापन खो देता है और मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। इस वजह से पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अक्सर 40 की उम्र के बाद लोगों को पढ़ने का चश्मा लगता है। और हाँ, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट का भी जिक्र है, जिसमें लेंस ही धुंधला पड़ जाता है, जिसे सर्जरी से बदला जा सकता है। तो हमने ये समझ लिया कि हमारी आंखें कितनी बेहतरीन मशीनें हैं, लेकिन कोई भी मशीन अपने ईंधन के बिना बेकार है, और आंखों के लिए वो ईंधन है प्रकाश। और मजेदार बात यह है कि इन नोट्स के मुताबिक ये ईंधन हम तक पहुंचने से पहले ही हमारे वायुमंडल में कितने करतब दिखाता है। यहीं से प्रकाश का जादू शुरू होता है। न्यूटन ने सबसे पहले ये दिखाया था कि जिसे हम सफेद प्रकाश कहते हैं, वो असल में कई रंगों का मिश्रण है। जब सूर्य का सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, तो वो अपने 7 घटक रंगों में बंट जाता है। प्रकाश के इस तरह बिखरने को विक्षेपण, डिस्पर्जन कहते हैं। और हमें वो मशहूर बैंड मिलता है, विबग्योर, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इसका मतलब हर बारिश के बाद जो हमें इंद्रधनुष दिखता है, वो असल में आसमान में लाखों करोड़ों प्रिज्म अपना काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। बारिश के बाद हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंदें एक नन्हे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। जब सूरज की रोशनी एक बूंद में प्रवेश करती है, तो वो मुड़ती है और 7 रंगों में टूट जाती है। फिर ये बूंद के अंदर की सतह से टकराकर परावर्तित होती है और फिर बूंद से बाहर निकलते समय एक बार फिर मुड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो हमेशा सूरज की पीठ की तरफ बनता है। वाह! तो इंद्रधनुष प्रकृति का एक विशाल स्पेक्ट्रम है। अब उस दूसरे करतब पर आते हैं जिसकी वजह से प्रकाश हमें धोखा देता है। नोट्स के अनुसार यह है वायुमंडलीय अपवर्तन, और इसकी वजह से तारे टिमटिमाते हैं। हाँ, तारे हमसे बहुत बहुत दूर हैं, इसलिए वे प्रकाश के एक बिंदु की तरह हैं। जब उस बिंदु से प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो उसे हवा की कई परतों से गुजरना पड़ता है, जिनकी सघनता और तापमान सब अलग-अलग होते हैं। हवा की ये परतें स्थिर नहीं होती, वे लगातार हिलती रहती हैं। जिससे प्रकाश का रास्ता भी लगातार टेढ़ा-मेढ़ा होता रहता है। बिल्कुल। तो हमारी आंख तक पहुंचने वाला प्रकाश कभी ज्यादा होता है, कभी कम, और हमें लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। ये वही वजह है कि जब आप प्लेन में होते हैं और नीचे शहरों की लाइटें देखते हैं, तो वो टिमटिमाती नहीं है, स्थिर दिखती हैं, क्योंकि हम ज्यादातर वायुमंडल के उस हिस्से के ऊपर होते हैं जो गड़बड़ी पैदा करता है। लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? वे भी तो आसमान में ही हैं। इसका कारण है दूरी। ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत करीब है, इसलिए वे प्रकाश के एक बिंदु की तरह नहीं, बल्कि एक छोटी डिस्क या कई बिंदुओं के समूह की तरह दिखते हैं। अच्छा। दूसरे बिंदु से आने वाली रोशनी उसे संतुलित कर देती है। कुल मिलाकर टिमटिमाने का असर खत्म हो जाता है। इसी वायुमंडलीय अपवर्तन का एक और प्रभाव है जो मुझे इन नोट्स में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, कि ये हमारा दिन लंबा कर देता है। हाँ, ये सच है। हमारा वायुमंडल एक विशाल लेंस की तरह काम करता है। सुबह जब सूरज असल में क्षितिज के नीचे होता है, तब भी वायुमंडल उसकी किरणों को मोड़कर हमारी आंखों तक पहुंचा देता है। इस वजह से हमें सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से करीब 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। और यही शाम को भी होता है। सूरज डूब जाने के 2 मिनट बाद तक भी इसकी किरणें मुड़कर हम तक पहुंचती रहती हैं। मतलब हमारा दिन सिर्फ पृथ्वी के घूमने से नहीं, बल्कि हमारे वायुमंडल के एक ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से भी 4 मिनट लंबा होता है। ये तो एक तरह का टाइम ट्रैवल है। ये दिखाता है कि हम जो देखते हैं वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होता। हमारा वायुमंडल हमारी वास्तविकता को थोड़ा मोड़ देता है। ठीक है, तो अब सबसे बड़े ऑप्टिकल इल्यूजन पर आते हैं, जिसे हम हर साफ दिन देखते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? यहाँ प्रकाश का एक और गुण काम करता है, जिसे प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में मौजूद हवा के छोटे छोटे अणुओं और धूल के कणों से टकराता है, तो वे उस प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं। लेकिन वो सिर्फ नीले रंग को ही क्यों बिखेरते हैं? वे सभी रंगों को बिखेरते हैं, लेकिन एक खास नियम के अनुसार। भौतिकी का एक सिद्धांत है, रैले प्रकीर्णन, जो कहता है कि कण अपने आकार से छोटी तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ वाले प्रकाश को ज्यादा बिखेरते हैं।
दृश्य प्रकाश में नीले और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है और लाल रंग की सबसे लंबी। इसलिए जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में आता है तो हवा के अणु नीले प्रकाश को लाल प्रकाश की तुलना में कई गुना ज्यादा बिखेर देते हैं। अच्छा, तो ये बिखरा हुआ नीला प्रकाश ही चारों तरफ से हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। अगर वायुमंडल न होता तो आसमान काला दिखता, जैसा अंतरिक्ष यात्रियों को दिखता है। एकदम सही। लेकिन अब आपका एक सवाल होना चाहिए। मेरा एक सवाल है, अगर नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है तो फिर सूर्यास्त के समय हमें सब कुछ नीला क्यों नहीं दिखता? उस वक्त तो प्रकाश को और भी ज्यादा हवा से गुजरना पड़ता है, तो और ज्यादा नीला रंग बिखरना चाहिए। ये लाल रंग कहाँ से आ जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि प्रकाश का बिखरना सिर्फ आसमान को रंग नहीं देता, ये एक तरह का प्राकृतिक फिल्टर है। जब सूरज सिर पर होता है तो प्रकाश को वायुमंडल की एक पतली परत से गुजरना पड़ता है, तो नीला रंग बिखर कर आसमान को भर देता है। लेकिन सूर्यास्त के समय प्रकाश को क्षितिज से हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की बहुत मोटी परत को पार करना पड़ता है। और इस लंबे सफर में ज्यादातर छोटी तरंग दैर्घ्य वाला नीला प्रकाश रास्ते में ही बिखर कर हट जाता है, वो फिल्टर हो जाता है। सिर्फ सबसे मजबूत, सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश यानी लाल और नारंगी ही उस मोटी परत को भेदकर हमारी आंखों तक सीधा पहुंच पाता है। तो लाल रंग असल में सर्वाइवर है। ये वो प्रकाश जो सबसे लंबा सफर तय कर सकता है। बिल्कुल। इसीलिए खतरे के सिग्नल भी लाल रंग के होते हैं, ताकि वो कोहरे या धुएं में भी दूर से दिख जाएं, क्योंकि लाल रंग सबसे कम बिखरता है। बिल्कुल। प्रकृति का यही नियम हम अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने इन नोट्स के जरिए आंख की बनावट से लेकर इंद्रधनुष और नीले आकाश तक का एक अद्भुत सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे प्रकाश हमें दुनिया दिखाता भी है और अपनी राह बदलकर हमें धोखे भी देता है। यह सब कुछ अपवर्तन, विक्षेपण और प्रकीर्णन जैसे सरल वैज्ञानिक सिद्धांतों का नतीजा है। दिलचस्प बात यह है कि भौतिकी की ये नियम कोई सूखी किताबी चीज नहीं है। ये वो स्क्रिप्ट है जिसके हिसाब से हमारी दुनिया का सबसे खूबसूरत शो हर रोज चलता है, चाहे वो तारों का टिमटिमाना हो या सूर्यास्त का नजारा। ये सब हमारे चारों ओर हर पल हो रहा है। इन नोट्स ने वाकई दुनिया को एक नई नजर से देखने का मौका दिया है। ये समझने के बाद कि ये सब कैसे काम करता है, दृष्टि का उपार और भी ज्यादा कीमती लगने लगता है। और यहीं पर एक विचार मन में आता है। इन नोट्स के आखिर में कुछ बीमारियों जैसे एड्स, हेपेटाइटिस, रेबीज का जिक्र है, जिनमें नेत्रदान नहीं किया जा सकता। हमने आज दृष्टि के विज्ञान को इतनी गहराई से समझा, लेकिन ये हमें दृष्टि के उपहार के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। एक बहुत जरूरी बात। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी और को इस रंगीन दुनिया को देखने की क्षमता देना कितना गहरा और महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। आज हमने समझा कि आंख कैसे काम करती है, पर शायद सोचने वाली बात ये है कि जब किसी की आंखें काम नहीं करती, तो विज्ञान और समाज मिलकर उस अंधेरे को कैसे दूर कर सकते हैं। दृष्टि का विज्ञान समझना एक बात है, पर दृष्टि का उपहार देना शायद उससे भी बड़ी